नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे, हमारा केमिस्ट्री में एक चैप्टर है धातु, अधातु एंड उपधातु। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं धातुएं, अधातुएं और उपधातुएं क्या होती है, इनकी बेसिक डेफिनेशन के बारे में। दोस्तों जो धातु होती है, इंग्लिश में बोलते हैं इनको मेटल। तो जो क्या होती है, धातु क्या होती है दोस्तों, ऐसे तत्व या ऐसे यौगिक, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, क्या कहलाते हैं, धातुएं कहलाते हैं। इसके एग्जांपल्स अपन देख सकते हैं। सोडियम हो गया, सोडियम क्या करता है, अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए क्या करने की कोशिश करता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की कोशिश करता है और क्या बनाता है, धनायन। तो ये क्या कहलाती है, सोडियम धातु हो गई। पोटेशियम धातु हो गई। दोस्तों मैंने आपको बताया था परमाणु के बारे में, जो परमाणु की संरचना है उस चैप्टर में हमने परमाणु के आदि के बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया था। तो अगर आपको वो चैप्टर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके वो चैप्टर देख सकते हो। जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गई, कैल्शियम हो गई, मैग्नीशियम हो गई। ये क्या हो गई दोस्तों, धातुएं। ये क्या करते हैं, अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए क्या करते हैं, धनायन को, मतलब इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं, ये धातुएं। दूसरे दोस्तों तत्व होते हैं अधातु। दोस्तों अधातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ग्रहण कर ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति, ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, अधातुएं कहलाती है। इसमें कौन से तत्व है दोस्तों, जो 17 और 16-17 वर्ग के जो तत्व होते हैं आवर्त सारणी में, वो क्या कहलाते हैं। जैसे क्लोरीन हो गया, फोस्फोरस हो गया, फ्लोरीन हो गया, सॉरी, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गई। ये क्या करते हैं दोस्तों, ये तत्व क्या कहलाते हैं, ऋणायन को क्या बनाते हैं, ऋणायन को बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं, अधातुएं। और उपधातुएं क्या होती है दोस्तों, उपधातु दोस्तों वो होती है, उपधातु दोस्तों ऐसे तत्व जो धातु और अधातु दोनों के गुण रखते हैं, यानी कभी वो धातु की तरह बिहेव करते हैं, कभी अधातु की तरह बिहेव करते हैं, क्या कहलाते हैं, उपधातु कहलाते हैं। और इसके एग्जांपल्स है धातु, धातु है अधातु के गुण रखने वाले तत्व क्या कहलाते हैं दोस्तों, उपधातु कहलाते हैं। और इसके एग्जांपल्स है दोस्तों, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया दोस्तों, एंटीमनी हो गया। सिलिकॉन और जर्मेनियम आप दो याद कर लो, क्योंकि ज़्यादा एग्जांपल्स फिर याद रखने मुश्किल हो जाते हैं। तो ऐसे तत्व क्या कहलाते हैं, उपधातु कहलाते हैं। अब अपन ने धातु, अधातु, उपधातु के बारे में तो पढ़ लिया। अब अपन पढ़ेंगे दोस्तों आवर्त सारणी में किस तरह, कहाँ पे धातुएं होती है, कहाँ पे अधातुएं होती है और कहाँ पे उपधातुएं होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे अपन। दोस्तों जो मेंडलीव ने एक आवर्त सारणी दी थी, उसके बाद मोजले ने आवर्त सारणी दी, तो उनको जो तत्व थे उनको किसके बेस पे रखा गया, परमाणु क्रमांक के आधार पे जो तत्वों को आवर्त सारणी में जमाया गया। और उस आवर्त सारणी को ये हम अभी देखने की कोशिश करेंगे। जैसे जो आवर्त सारणी है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हीलियम है दोस्तों, यहाँ पे हाइड्रोजन, हीलियम के बाद लिथियम, यहाँ पे बेरिलियम, यहाँ पे मैं एक जगह छोड़ देता हूँ दोस्तों, ये डी ब्लॉक तत्वों के लिए जगह है, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। इसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। आर्गन के बाद
पोटेशियम, कैल्शियम। अब दोस्तों यहाँ से क्या करते हैं, अपने 20 परमाणु तत्व हो जाते हैं। मैंने आवर्त सारणी वाले जो परमाणु की संरचना जो चैप्टर है उसमें आवर्त सारणी को बताने की कोशिश की थी। मैं फिर से बता रहा हूँ यहाँ पे कि जो हमारी आवर्त सारणी होती है वो केमिस्ट्री की बहुत ज़्यादा बेसिक होती है। ये तत्व 30 तक के तत्व आपको अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होता है वो लिखना आना चाहिए आपको। और परमाणु की संरचना में जो इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरे जाते हैं दोस्तों, वो आपको थोड़े थोड़े अगर समझ में आने लग गए तो आपको धातु अधातु का जो चैप्टर है वो थोड़ा और ज़्यादा प्रैक्टिकल लगेगा, और ज़्यादा समझ में आएगा। हालांकि इस चैप्टर में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कौन से तत्व धातु है, कौन से अधातु है। इसके बाद दोस्तों डी ब्लॉक के तत्व आ जाते हैं, और उनमें आ जाते हैं दोस्तों ये डी ब्लॉक के तत्व है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। तो ये है अपने कितने हो गए, आवर्त सारणी के 30 तत्व हो गए। ये मैंने क्या लिखा है, डी ब्लॉक। और दोस्तों फिर ऐसे ही आवर्त सारणी चलती रहती है। इसमें 18 तो वर्ग होते हैं 18 क्या होते हैं, वर्ग होते हैं दोस्तों। ऐसी जो खड़ी लाइनें होती हैं उनको बोलते हैं वर्ग। अगर आप नंबर दोगे तो क्या हो जाएंगे, ये 18। और जो ऐसी जो लाइनें होती है इनको बोलते हैं दोस्तों आवर्त। तो आपको यहाँ तक समझ में आ जानी चाहिए। अब दोस्तों मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि धातुएं अधातुएं क्या होती है इसमें, और उपधातुएं आवर्त सारणी में कहाँ पे रहती है। दोस्तों आवर्त सारणी क्या होती है, इसमें जो तत्वों को जमाया गया वो तब देखा गया कि जैसे हम यहाँ से ऊपर से नीचे जाते हैं, आवर्त किसी भी अगर आवर्त ऐसे नीचे जाते हैं तो किसी एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है, जो परमाणु होता है, हमारे परमाणु की संरचना ऐसी होती है दोस्तों, ये होती है। इस परमाणु में क्या होते हैं, यहाँ पे नाभिक होता है और यहाँ पे प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं दोस्तों, इनके कक्षों में चक्कर लगाते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। अब दोस्तों ऊपर से जैसे हम नीचे जाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे नीचे जाने पे धात्विक प्रवृत्ति बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है नीचे जाने पे वो क्या होता है, घटता जाता है। जो नाभिक का आवेश होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन पे वो घटता जाता है। इससे जो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका जो त्यागने की प्रवृत्ति क्या होती है, बढ़ती जाती है। क्योंकि जहाँ पे अपन जैसे जो ही नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती जाती है तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर जो खींचता है, खींचने की कोशिश करता है। लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है, नीचे जाते हैं तो कक्षाओं का जो क्रम, जो कक्षाओं की जो होती है त्रिज्या जो होती है वो बढ़ती जाती है। इसके कारण जो इस इलेक्ट्रॉन पे इस नाभिक का है जो प्रभाव है वो कम होता जाता है, और इसलिए ये जो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आसानी से मतलब त्यागने की प्रवृत्ति होती है। इसलिए क्या होते हैं, किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पे क्या होता है, धातुओं की धात्विक प्रवृत्ति बढ़ती है। इसी प्रकार किसी एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे क्या होता है, क्योंकि ये प्रभावी कक्षाओं का तो कक्षा तो सेम रहती है लेकिन जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो बढ़ता जाता है। तो इधर क्या होते हैं, जो धात्विक प्रवृत्ति होती है क्या वो कम होती जाती है और अधात्विक प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। नीचे जाने पे क्या होती है, धात्विक प्रवृत्ति बढ़ती है, इधर जाने पे धात्विक प्रवृत्ति कम होती है। इसी प्रकार दोस्तों नीचे जाने पे क्या होता है, जो इधर के वर्ग 17-18 के तत्व होते हैं इनमें नीचे जाने पे क्या होती है, अधात्विक प्रवृत्ति कम होती जाती है। क्यों होती जाती है ये, क्योंकि इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम होती जाती है। और इधर जाने पे दोस्तों आपने देख ही लिया, यहाँ पे धात्विक प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। तो यहाँ तक अब मैं आपको समझाने की यहाँ तक आवर्त सारणी है जो आपको याद होनी चाहिए, और इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि तत्वों की जो धात्विक प्रवृत्ति कैसे बढ़ती है और अधात्विक प्रवृत्ति। ये अपनी आवर्त सारणी में बेसिक समझने के लिए है दोस्तों। आपको ये चीज़ एग्जाम में तो नहीं आएगी लेकिन मैं समझाने के लिए आपको ये आवर्त सारणी है वो कोशिश कर रहा हूँ। अब क्योंकि मैं इसको ये समझाना चाह रहा हूँ आपको कि दोस्तों जो धातुएं होती है वो क्या होती है, आवर्त सारणी में बाईं तरफ होती है, और अधातुएं होती है वो आवर्त सारणी में दाईं तरफ होती है। तो आपको धातुओं और अधातुओं और उपधातुओं की जो क्या है तत्व है वो याद करने के बजाय आप आवर्त सारणी में आसानी से देख सकते हो कि कौन सी जगह कौन सा तत्व है।
जैसे दोस्तों जो धातुएं होती है उसका जो एग्जाम्पल्स है दोस्तों, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ। जो लिथियम है वो सबसे हल्की धातु है दोस्तों, लिथियम। बेरिलियम धातु है दोस्तों, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम ये भी धातु है दोस्तों। जो है पोटेशियम, कैल्शियम ये भी दोस्तों धातु के ही एग्जाम्पल्स है। इसी प्रकार दोस्तों इधर देखते हैं तो क्या है, अधातु हैं। जैसे ये इस वर्ग को बोलते हैं दोस्तों नोबल गैसें, नोबल वर्ग। नोबल गैसें होती है हीलियम, नियोन और आर्गन, ये भी क्या है, अधातु हैं। फ्लोरीन और क्लोरीन ये अधातु है। ऑक्सीजन और सल्फर ये भी क्या है, अधातु है। फास्फोरस ये क्या है, अधातु। नाइट्रोजन क्या है, अधातु। तो दोस्तों हमारे इधर क्या है, धातुएं हैं और इधर क्या है, अधातुएं हैं। तो आपको इनके एग्जाम्पल्स रटने की बजाय समझने की जरूरत है। अब दोस्तों जो धातुओं और अधातुओं के जो बीच में तत्व है वो क्या कहलाते हैं दोस्तों, उपधातु कहलाते हैं। तो दोस्तों जैसे सिलिकॉन हो गया, ये क्या है, सिलिकॉन क्या हो गया, उपधातु है। तो अपने एग्जांपल्स में हमने देखा था सिलिकॉन। और इस ऐसे ही अगर अपन आगे आवर्त सारणी में बढ़ते जाते हैं तो अपन को जो है जर्मेनियम आदि तत्व भी मिल जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पे रखे जाते हैं। तो जो डी ब्लॉक के तत्व क्या कहलाते हैं दोस्तों, उनमें मोस्टली तत्व जो होते हैं धातुएं होती है। जैसे मैं आपको बता दूं, आपकी मैग्नीज हो गई, वो यहाँ धातु है, यहाँ पे फेरस धातु है, यहाँ पे कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। दोस्तों ये आपकी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण धातुएं यहाँ पे है। यहाँ तक ही आपको याद करना है और यहाँ तक ही आपको समझने की कोशिश करना है। इसके अलावा दोस्तों मैं धातु के कुछ एग्जांपल्स और आपको बताऊंगा। वो आपको उनके परमाणु क्रमांक तो याद नहीं करने, लेकिन धातु के कुछ धातुएं रह गई। जैसे Au दोस्तों ओरम होता है, वो किसका होता है, सोना का प्रतीक होता है। इसके अलावा जैसे Ag अर्जेंटम होता है दोस्तों, वो सिल्वर यानी चांदी का होता है, मतलब चांदी होती है। और दोस्तों Pb होता है, वो सीसा होता है। और Hg हाइड्रेजियम होता है दोस्तों, वो किसका होता है, पारा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण धातुएं हैं दोस्तों। Sn दोस्तों ये क्या होती है, टिन होती है। तो ये कुछ धातुएं हैं, उनके प्रतीक चिन्ह है, वो आपको बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत है। क्योंकि हमारे जो आगे आएगा दोस्तों अयस्क वाला चैप्टर आएगा, मिश्र धातु आएगा, उसमें ये धातुएं बहुत ज्यादा यूज होने वाली है। इनके प्रतीक चिन्हों का ही उपयोग अपन उन चैप्टरों को समझने के लिए करेंगे। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको ये सब चीजें याद होनी चाहिए कि कौन से धातुओं का प्रतीक चिन्ह क्या है और ये आवर्त सारणी में किधर की साइड रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब दोस्तों अपन आगे देखने की कोशिश करेंगे धातुओं और अधातु। दोस्तों अब अपन देखते हैं धातुओं अधातुओं के जो भौतिक गुणधर्म है उसके बारे में। दोस्तों भौतिक गुणधर्म ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, जैसे गलनांक, कपतनांक, आघात वर्धनीयता, तन्यता, चालकता आदि क्या होते हैं दोस्तों, इनके भौतिक गुणधर्म होते हैं। तो अपन दोनों को एक साथ लेके पढ़ेंगे, धातुओं को और अधातुओं को। अगर आपको एग्जाम्पल्स में धातुओं के लिए पूछा जाए तो आप केवल धातुओं के बारे में लिखना। अगर अधातुओं के बारे में पूछा जाए तो अधातुओं के बारे में लिखना। अगर दोनों में अंतर पूछा जाए तो आप दोनों में अंतर करके लिख सकते हो। तो इसमें दोस्तों अपन देखते हैं, सबसे पहले गुण है आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता होती है दोस्तों, किसी धातु को अगर अपन पीटते हैं, हथौड़े से पीटते हैं, तो अगर वो आघात करने पे बढ़ती है तो क्या कहलाती है, आघात वर्धनीयता कहलाती है। और दोस्तों धातुओं में ये गुण पाया जाता है। जैसे लोहा है, लोहे की अपन कितनी बड़ी चादर बना सकते हैं। अगर एक मोटा लोहा है उसको पीट के अपन बहुत बड़ी चादर बना सकते हैं। जबकि अधातुओं में क्या होती है, आघात वर्धनीयता नहीं पाई जाती। इनको पीटने पे दोस्तों क्या हो जाती है, ये भंगुर हो जाती है, टूट जाती है। तन्यता दोस्तों, तन्यता क्या होती है दोस्तों, तन्यता होती है दोस्तों लंबे तार खींचने की प्रवृत्ति। दोस्तों धातुओं में क्या होती है, तन्यता पाई जाती है। जैसे सोना होता है उसमें सबसे ज्यादा तन्यता होती है। और सोने से क्या कर सकते हैं अपन दोस्तों, 1 ग्राम सोने से ही बहुत ही लंबा तार अपन बना सकते हैं। इसी प्रकार चांदी होती है, उससे अपन बहुत लंबे तार बना सकते हैं। लोहा होता है, उससे तार बनाए जाते हैं। आप देखते होंगे अपने घरों में लोहे के तार जो बनाए जाते हैं। जबकि अधातुओं में दोस्तों ऐसी प्रवृत्ति नहीं होती, अधातुओं के तार नहीं बनाए जा सकते। इसी प्रकार दोस्तों होती है चालकता। चालकता होती है दोस्तों 2 प्रकार की होती है, विद्युत की चालकता और
ऊष्मा की चालकता। दोस्तों विद्युत की चालकता और ऊष्मा की चालकता का जो एग्जांपल्स है आपको समझने के लिए मैं समझा देता हूँ कि अगर किसी धातु को रख के उसमें से आप करंट फ्लो करवाओ और उस धातु को टच कर दो, अगर आपके अंदर करंट आ रहा है यानी कि वो धातु की वो जो है विद्युत की चालकता प्रदर्शित करती है। यानी कि जो लोहा होता है, सोना होता है, चांदी होती है, ये क्या होती है, विद्युत की जो होती है चालकता प्रदर्शित करती है। इसी प्रकार ऊष्मा की चालकता का मतलब है दोस्तों किसी पदार्थ को अपन लेके, किसी धातु को लेकर अगर अपन उसके अंदर ऊष्मा प्रवाहित करते हैं तो उसका एक सिरे से दूसरे सिरे तक अगर वो गर्म हो जाती है तो वो क्या कहलाएगी, ऊष्मा की चालक कहलाएगी। तो दोस्तों धातु में क्या होती है, ऊष्मा की चालक होती है, विद्युत की चालक होती है। अधातु में क्या होती है, ऊष्मा और विद्युत की चालक होती है। दोस्तों जो अधातुएं होती है उसमें एक अपवाद है, जो चालकता में जो कार्बन होता है दोस्तों, उसका जो ग्रेफाइट का रूप होता है वो क्या करता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए क्या होते हैं, क्या होता है दोस्तों, ये सुचालक होती है, ये इसमें एक अपवाद करता है। जबकि धातुएं क्या होती है, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण धातु विद्युत और ऊष्मा दोनों की चालक होती है। अब दोस्तों आगे आता है भंगुरता। भंगुरता का गुण दोस्तों, भंगुरता का मतलब होता है उनको पीटने पे अगर वो बिखर जाती है तो वो क्या कहलाती है, भंगुर होती है, और बिखरती नहीं है तो वो भंगुर नहीं होती। यानी कि धातुएं क्या होती है दोस्तों, उनमें भंगुरता नहीं पाई जाती, वो बिखरती नहीं है। जबकि अधातुएं क्या होती है दोस्तों, भंगुरता का गुण रखती है, भंगुरता होती है इनमें। गलनांक और क्वथनांक दोस्तों धातुओं के क्या होते हैं, गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, बहुत ज़्यादा ऊंचे होते हैं, यानी कि इनके गलाने के लिए और क्वथनांक करने के लिए दोनों के लिए उच्च टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। और अधातुओं के लिए अपेक्षाकृत गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं दोस्तों, निम्न होते हैं। हालांकि दोस्तों कुछ अपवाद इनमें भी पाए जाते हैं, लेकिन जो सामान्यतः देखा गया है वो अपन यहाँ पे देख रहे हैं। अब दोस्तों अपन देखते हैं चमक। दोस्तों जो धातुएं होती है उनमें क्या होती है, धात्विक चमक पाई जाती है। जो प्योर धातु होती है सोना चांदी, उनमें आप देख सकते हो चमक पाई जाती है। जो अगर फेरस भी अगर शुद्ध होता है तो उसमें भी क्या होती है दोस्तों, चमक पाई जाती है। और जो अधातुएं होती है दोस्तों उसमें चमक नहीं पाई जाती। इसी प्रकार दोस्तों अपन देख सकते हैं, जो एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, धातुएं होती है उसके एग्जाम्पल्स है फेरस, सोना, चांदी। और जो अधातुएं होती है उसके क्लोरीन, नाइट्रोजन और क्या हो गए, कार्बन हो गए। ये क्या है दोस्तों, अधातुओं के एग्जाम्पल्स है। तो अगर दोस्तों अपन को 2 मार्क्स के एग्जाम्पल पूछे तो हम क्या कर सकते हैं, 2 मार्क्स के बेसिस पे लिख सकते हैं। 5 मार्क्स का पूछे तो 5 मार्क्स का लिख सकते हैं, और 10 मार्क्स का पूछे तो अपन पूरे 10 मार्क्स में इसमें 1-2 चीजें और जोड़ के अपन क्या कर सकते हैं, 10 मार्क्स का आंसर लिख सकते हैं। इस प्रकार अपने दोस्तों धातुएं और अधातुएं, यहाँ पे धातुओं के और अधातुओं के क्या हो गए, भौतिक गुणधर्म कंप्लीट हो गए। दोस्तों इसके बाद अपन देखेंगे रासायनिक गुणधर्म। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म देखेंगे दोस्तों। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म दोस्तों, इस चैप्टर में अपन ज़्यादा डेप्थ में, इस टॉपिक में अपन ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ कि जो धातुएं होती है दोस्तों, कभी आपको एग्जाम में मान लो पूछ सकते हैं मेंस में कि धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, क्योंकि ये 9-10 तक की जो साइंस आती है अपने मेंस के अंदर, उसमें कई बुक्स में जो 9-10 की बुक्स है उसमें लिखा हुआ है धातु के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में। तो दोस्तों धातुएं क्या होती है, उसके रासायनिक गुणधर्मों की बात करते हैं अपन। रासायनिक गुणधर्म यानी कि वो जैसे ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाती है, ऐसे गुणधर्म क्या कहलाते हैं, किसी तत्वों से दूसरे तत्वों से अभिक्रिया करने पे उनमें क्या परिवर्तन आता है वो क्या कहलाते हैं दोस्तों, उसके रासायनिक गुणधर्म। जैसे दोस्तों धातुएं क्या होती है, ऑक्सीजन से क्रिया करने पे, ऑक्सीजन के साथ इसको दहन करने पे ये क्या बना देती है दोस्तों, धात्विक ऑक्साइड। क्या बनाती है दोस्तों, धात्विक ऑक्साइड। अब दोस्तों आप इसका एक एग्जांपल्स याद रख लो। जैसे धातु कौन सी, सोडियम ले ली आपने, ये ऑक्सीजन से क्रिया करेगी दोस्तों, तो क्या बनाएगी दोस्तों, क्या बनाएगी दोस्तों, सोडियम ऑक्साइड। क्या बनाएगी, जैसे दोस्तों मैंने सोडियम की जगह अगर कॉपर का एग्जांपल लिया तो ये क्या बनाएगी दोस्तों,
कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। आप किसी भी एक धातु का एग्जाम्पल है, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो आप क्या कर सकते हो दोस्तों, वहाँ पे एग्जाम में लिख सकते हो। दूसरा दोस्तों मैंने बताया क्या, ऑक्सीजन के साथ जो क्या होती है दोस्तों, इसकी पहला पर हमने देख ली दहन की। दोस्तों इसकी दूसरी देखते हैं जल के साथ अभिक्रिया, धातु की जल के साथ। दोस्तों धातुएं होती है वो क्या करती है, जो जल होता है उसके साथ क्रिया करके क्या बनाती है दोस्तों, इसके साथ क्रिया करके भी क्या बनाती है, धात्विक ऑक्साइड। क्या बनाती है दोस्तों, धात्विक ऑक्साइड। और अगर दोस्तों ये धात्विक ऑक्साइड अगर जल में घुलनशील है तो वो क्या बन जाता है, धात्विक ऑक्साइड ज्यादा समय तक रह के क्या बना लेता है, धात्विक ऑक्साइड अगर ये जल में ज्यादा समय तक रहता है तो क्या बना लेता है दोस्तों, धात्विक हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। दोस्तों जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ Na, अगर इसको जल में रखेंगे तो क्या बना लेगा ये, धात्विक और हाइड्रोक्साइड, यानी क्या बना लेगा Na तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो दोस्तों मैंने इसको क्या कर दिया, इसको आप बैलेंस कर सकते हो, ये हो गया बैलेंस। ये इस तरीके से क्या होता है दोस्तों, धातुएं जल के साथ वायु के साथ क्रिया करती है और दोस्तों इसके साथ क्या करती है, ये हाइड्रोजन गैस को उत्सर्जित करती है। तो ये रिएक्शंस को दोस्तों बैलेंस करना भी अपन को धीरे धीरे आना चाहिए। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं जो धातुएं होती है दोस्तों, जो धातुएं होती है वो क्या करती है, किसके साथ क्रिया करने पे दोस्तों, इसमें मैं दहन वाला एक एग्जांपल बताने की बात रह गई। जब वायु की उपस्थिति में क्या करती है दोस्तों, कुछ धातुएं क्या होती है, बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील होती है, जैसे सोडियम हो गई और पोटेशियम हो गई, वो पोटेशियम हो गई, ये दोनों क्या करती है, अगर इनको अपन क्या करते हैं खुली वायु में रख देते हैं तो ये बहुत ज्यादा ज्वलनशील होती है और क्या करती है दोस्तों, ये जलने के ऊपर क्या होती है, मतलब जलने लग जाती है। इसलिए इन दोनों को किस में रखते हैं अपन, केरोसिन में। किस में रखते हैं अपन दोस्तों, केरोसिन में। ये बहुत ज्यादा क्रियाशील होती है, इसलिए दोस्तों अब दोस्तों अगर किसी धातु को दूसरी धात्विक लवण धातु को अन्य धातु से, अन्य धात्विक लवण से क्रिया करवाते हैं दोस्तों, तो जो क्या होता है, अगर अधिक ये धातु अगर दोस्तों अधिक अभिक्रियाशील है, यानी अधिक अभिक्रियाशील है, तो इस धात्विक लवण को क्या कर देती है दोस्तों, प्लस बी का लवण, बी धातु का लवण होता है दोस्तों, तो वो क्या बना लेगी, ए धातु का क्या बना लेगी, लवण, और बी बन जाएगी धातु। दोस्तों जो ज्यादा अभिक्रियाशील धातु होती है, सक्रियता ज्यादा अगर सक्रियता धातु होती है, जैसे इसकी एक सक्रियता की बात आती है दोस्तों धातुओं में, जैसे दोस्तों क्या होता है, पोटेशियम होता है सबसे ज्यादा, जो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील, जो ज्यादा सक्रियता रखती है सबसे पोटेशियम। उसके बाद दोस्तों कौन सी आती है, सोडियम। उसके बाद दोस्तों क्या होती है अपने कैल्शियम, तो दोस्तों सॉरी पोटेशियम, सोडियम, इसके बाद दोस्तों हाँ कैल्शियम, इसके बाद दोस्तों मैग्नीशियम, और ऐसे चलता जाता है। और सबसे जो कम क्रियाशील दोस्तों जो होती है वो होती है सोना। सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सी होती है दोस्तों, सोना होती है। Au ओरम जो होती है वो सबसे कम क्रियाशील होती है, इसलिए सोना, चांदी और जो क्या होते हैं, ये क्या होते हैं दोस्तों, मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। तो दोस्तों रासायनिक गुणधर्मों में अपन को ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, इसको अपन को बेसिक रूप से मोटा मोटा ऊपर से देखना है। धातुएं दहन करने पे यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करने पे धात्विक ऑक्साइड बनाती है, जल में क्रिया करने पे ये धात्विक ऑक्साइड भी बना सकती है और धात्विक हाइड्रोक्साइड भी बना सकती है। इसके अलावा दोस्तों धातुओं के लवणों के साथ, अन्य धातु के लवण के साथ अभिक्रिया करने पे जो अधिक सक्रिय धातु होती है, जैसे सक्रियता जो श्रेणी है होती है उसमें अधिक सक्रिय धातु होती है, वो क्या करती है दोस्तों, दूसरी धातु के लवण को प्रतिस्थापित कर देती है
तो भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों में अपने जो सिलेबस में है वो दोस्तों इतना ही अपन को पढ़ना है दोस्तों। अब हम देखें, इसके बाद अपन देखेंगे उपधातुओं के बारे में। दोस्तों उपधातु के बारे में मैंने आपको बताया था कि उपधातुएं क्या होती है। दोस्तों उपधातुएं वे होती है कि जो क्या होती है दोस्तों, जो धातुओं के और अधातुएं दोनों के गुणधर्म रखती है, क्या कहलाती है, उपधातु। और दोस्तों ये क्या होती है दोस्तों, इन उपधातुओं का उपयोग एक तरीके से अपन किसमें करते हैं, जैसे दोस्तों हो गई सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया दोस्तों, बोरॉन हो गया। ये क्या होती है दोस्तों, ये क्या होते हैं दोस्तों, उपधातु में होती है। आर्सेनिक हो गई दोस्तों, इसके और एग्जांपल है एंटीमनी हो गई दोस्तों, टेल्यूरियम हो गया एंटीमनी। ये क्या होती है दोस्तों, उपधातु में होती है। तो ये दोस्तों उपधातुओं में आपको बेसिक डेफिनेशन लिखना है और उसके एग्जांपल्स लिखने हैं। उपधातुओं का उपयोग किसमें करते हैं दोस्तों, अपन अर्धचालकों के रूप में करते हैं। इसका उपयोग कंप्यूटर आदि, कंप्यूटर सिलिकॉन का उपयोग किसमें करते हैं, कंप्यूटर्स की जो सेमीकंडक्टर चिप होती है उसमें सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि इनका किसका उपयोग करते हैं, उपधातुओं का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों ये धातु अधातु उपधातु के बारे में। अब आगे अपन देखेंगे धातुओं का जो निष्कर्षण कैसे किया जाता है और जो धातु अधातुएं होती है दोस्तों उनके अयस्क और मिश्र धातु के बारे में।